बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने देखा कि नीट 2020 का वीडियो सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज नीट का पेपर हुआ है और केमिस्ट्री का पोर्शन मैं डील करूँगा। मेरे पास जो इस वक्त पेपर है वो पेपर कोड F1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 136 से 180 तक लास्ट के जो 45 सवाल हैं वो केमिस्ट्री के आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 136 जो कि केमिस्ट्री का पहला सवाल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है ना वो डाइल्यूट NaOH ही आपको बता दे रहा है कि ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो पहला ऑप्शन है क्रॉस कैंजारो रिएक्शन। कैंजारो रिएक्शन नहीं होता, कैंजारो रिएक्शन में 50% कंसंट्रेटेड NaOH होते हैं। दूसरी चीज उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन था क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, तीसरा ऑप्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, चौथा है कैंजारो। तो आप देखिए पहला और चौथा तो कट गया, अब बचा अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो द करेक्ट आंसर इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। उसकी वजह क्या है आप देखें, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो एसीटोफिनोन बोला है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से अल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहां से बेस जो है NaOH वो H को ले जाएगा, ये निगेटिव बनेगा, ये अटैक मारेगा इस पर, यानी एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ जाएगा और जाकर रिएक्शन होगा। तो सही जवाब था इसका ऑप्शन 2 क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जीटा पोटेंशियल किस कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को मेजर करता है? पहला ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यस, जीटा पोटेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करता है, तो करेक्ट आंसर पहला ही हो गया। साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बिल्कुल नहीं। विस्कोसिटी सॉलिबिलिटी, देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज थे विस्कोसिटी में भी, तो मैं बताऊं आपको विस्कोसिटी 12 तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री पर जब आप पढ़ते हैं, तो हाँ विस्कोसिटी भी प्रॉपर्टी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बट अप टू योर NCERT बुक अगर मैं बोलूं तो सही आंसर फर्स्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ये पढ़ाया भी गया था, जीटा पोटेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को ही एक्सप्लेन करता है। तो 137 का सही जवाब था ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से। तो पहला ऑप्शन है -R। कभी भी अल्काइल ग्रुप में याद रखिएगा -R नहीं होता है, तो -R नहीं हो सकता। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। -I प्लस I होता है, -I नहीं होता। +R अल्काइल ग्रुप में रेजोनेंस नहीं होते, रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड का सिस्टम था। तो ये तो काफ़ी आसान था ऑप्शन से, हाइपर कॉन्जुगेशन सही जवाब होगा। देखिए होता क्या है, 3 डिग्री की हम लोग बात करें, इसमें अगर आप बात कीजिएगा तो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। आप इंडक्टिव इफेक्ट भी सोच सकते हैं, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये होता है इंडक्टिव, प्लस I के बेस पर भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस के बेस पर बोल सकते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन जो था +I का नहीं था, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही बचता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, हाइपर कॉन्जुगेशन। 139 क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। देखिए एडियाबेटिक जब लिख दिया ना, एडियाबेटिक जब लिख दिया तो आप समझ जाइए Q बराबर 0। एडियाबेटिक में पहली बात, एडियाबेटिक से अंदाजा हो गया Q बराबर 0। तो आप देखें दो ऑप्शन ऐसे हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही छाड़ दीजिए आप। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में 0 है। अब सवाल ये है, आगे सुनिए क्या बोल रहा है, फ्री एक्सपेंशन। देखो जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा होता है, गैस जब फ्री एक्सपेंशन कर रहा होता है तो वर्क डन 0 होगा, चेंज इन वर्क डन इज 0। तो आप देख लीजिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, जहां वर्क डन 0 है और हीट का भी चेंज 0 है, Q0 W0, और साथ में टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है। तो सही जवाब जो है
वो ऑप्शन 3 है कि टेम्परेचर में भी जब कोई गैस फ्री एक्सपैंड कर रहा होता है एडियाबेटिक कंडीशन में तो उसमें टेम्परेचर का भी चेंज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन 3। 140 में आते हैं, यहाँ मैचिंग का सवाल दिया है और सवाल बहुत ही आसान है। इधर लिखा हुआ है ए ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दूसरी तरफ दिया हुआ है बेसिक। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो न्यूट्रल होता है, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रल। तो आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस न्यूट्रल होता है, तो ए का सेकंड सिर्फ एक ही आंसर है ऑप्शन 4, यहीं से अंदाजा हो गया। लेकिन मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ। बेरियम ऑक्साइड ये बेसिक नेचर के होंगे, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन 4 में अभी भी पता चल जा रहा है। सी पर आइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड बचपन से पढ़ते होंगे, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो चौथा आंसर था एम्फोटेरिक, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, सी का 4, ऑप्शन 4 ही सही है, पहले पता चल गया। और चौथा था हमारा Cl2O7, ये क्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, और यहाँ क्लोरीन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे +7, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। तो 140 का तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आप देखें, काफ़ी आसान पूछा गया है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन 141, दिस इज एसीटोन 1 2 3 3 कार्बन है या फर्स्ट मेंबर है कीटोन का, इस पर रिएक्शन कराया गया है किसका, मिथाइल मैग्नीशियम CH3MgCl। प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा, सीधी सी बात है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कार्ब एनायन का सोर्स है, यानी ये पार्ट तो प्लस बनकर हट जाएगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के सेंटर पर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ माइनस चार्ज आएगा। हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ H, यहाँ OH और ये CH3। बाई प्रोडक्ट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज द बाई प्रोडक्ट। इस प्लस पर वाटर से OH आता है, इस माइनस पे वाटर से H आता है, तो ये जो आपका बन गया वो टर्सरी अल्कोहल बन गया। इसके रेस्पेक्ट में ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बन। तो सही जवाब है हमारा पहला ही ऑप्शन, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ टोटल देखें 1 2 3 4 4 कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। 142, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विथ सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। याद रखिएगा हमेशा सोडियम और पोटेशियम आयन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पोटेशियम ही होगा, कैल्शियम नहीं हो सकता, आयरन नहीं हो सकता, कॉपर नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 पोटेशियम। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था 143, जब मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे एमिनो एसिड के बारे में आपको बताया था। इसमें क्वेश्चन पूछा है 143 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक का कोड पर आया था हाल, तो उसमें आप देखिए लाइसिन ऑप्शन 2 जो है वो आपका बेसिक है, जबकि इसके अलावा आप देखेंगे टेरोसिन, सेरीन, एलालिन, ये सब के सब न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं। आग कोड पढ़ाया था मैंने एसिडिक का, 3 ही एसिडिक होते हैं और 3 ही बेसिक होते हैं, तो उसमें हिस्टामिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन था बेसिक के एग्जाम्पल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। आगे चलिए 144, इसमें क्या हो रहा है 144 में आप देखें, टॉलिन का रिएक्शन कराया गया है। ये टॉलिन है हमारा, इसका रिएक्शन कराया गया है क्लोरीन से, और ये फ्री रेडिकल है, हीट दिया गया है X, और साथ में हम लोगों ने वाटर का इस्तेमाल किया है और अच्छा खासा टेम्परेचर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373, तो ये बन गया है बेंजल्डिहाइड। तो पूछ रहा है आपसे X क्या होगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ तो एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, यहाँ से क्या होगा, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन जाएगा, यानी कुल मिलाकर बात ये हो गया कि जो X है आपका उसमें क्या होगा,
तो दोनों क्लोरीन आएंगे, दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे। अच्छा, 2 हाइड्रोजन क्यों जाना है ये भी समझिए, क्योंकि अगले स्टेप पर आपको मालूम है क्या बनने वाला है। तो आप वाटर डालोगे तो बारी बारी से यहां से पहले ये क्लोरीन जाएगा और OH आकर लग जाएगा, फिर अगली बार दूसरा क्लोरीन जाएगा, OH आकर लग जाएगा। एक ही कारण पे जब 2 OH आ गए वाटर रिलीज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब शुरू में बेंजल्डिहाइड बनने से पहले ये क्या था, तो ये इस फॉर्म में था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन सही है। बेंजीन है, फिर CH है, Cl2 है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। 145। देखिए ये जो सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो आपको पढ़ाया था। मैंने बताया था उसमें कि हेलोजन को सबसे वीक लिगेंड माना गया है। उस हेलोजन में भी जब अगर आपको ऑर्डर याद हो जो मैंने पढ़ाया है, तो उसमें पढ़ाया है आयोडीन, आयोडीन से थोड़ा बड़ा है ब्रोमीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा था थियोसाइनाइड को, याद करें ट्रिक में पढ़ाया था। उसके बाद बोला था ब्रोमीन और फ्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो आपको देखें यहीं से समझ में आ जाएगा, HCN सबसे कम, उसके बाद फ्लोरीन, 4 ऑप्शन है। तो आप देखें फ्लोरीन, साइनाइड, इन सब का जिक्र दिया गया है। तो आप अगर ऑप्शन देखें तो HCN ऑप्शन नंबर 3 और 4 में है। HCN, तो HCN के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्जेलेटो है, फिर साइनाइड है ऑप्शन नंबर 3 में, जबकि पहले है 4 में साइनाइड, फिर है ऑक्जेलेटो। तो याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उसमें आता है साइनाइड, उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग है। तो गोया इससे पहले ही कहीं ना कहीं आपको ऑक्जेलेटो मिलेगा। वैसे भी ऑक्जेलेटो में आपने पढ़ा है कि जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, साइनाइड में आपका कार्बन है, आइसोसाइनाइड में आपका नाइट्रोजन है, और कार्बन नाइट्रोजन डोनर जो स्ट्रॉन्ग है। तो इस लॉजिक से भी समझ में आया कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, यानी थियोसाइनाइड, इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फ्लोराइड, इससे ऑक्जेलेटो, और लास्ट में साइनाइड। ऑप्शन 3 जो है वो सही जवाब है। ऑप्शन 3 स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ऑर्डर है उसी बेस पर। 146 सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केटाइनिक डिटर्जेंट। पहला ऑप्शन है सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, करेक्ट आंसर यही है। सेटाइल ट्राई में क्या होता है, देखिए इसमें जो केटाइनिक होगा वो हमेशा काउंटर पार्ट देखा जाएगा। तो इसमें आप देखें तो अमोनियम जो आपका आ रहा, अमोनियम वो पॉजिटिव है बेटा, मिथाइल या ब्रोमाइड जो है वो निगेटिव है, तो अमोनियम सही जवाब होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द केटाइनिक, बाकी सब एनाइनिक है। सोडियम स्टेरेट एनाइनिक हो जाएगा, चूंकि सोडियम खुद पॉजिटिव होता है तो इसका काउंटर जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। बाकी सल्फेट वहाँ तो निगेटिव दिख ही रहा है, सल्फोनेट वहाँ भी निगेटिव दिख रहा है। तो अमोनियम ब्रोमाइड जो है आपका, उसमें अमोनियम की वजह से हुआ है। हमेशा लास्ट वाला पार्ट देखते हैं केटाइनिक एनाइनिक के लिए, लास्ट पार्ट देखिए तो सब में मैं बता रहा हूँ अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आप कंसीडर करें, सल्फोनेट निगेटिव होता है, सल्फेट निगेटिव होता है, एस्टरेट निगेटिव होता है। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर था पहला। 147 पर आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है किसमें होगा। मेरे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं 147 का पहला 1 ग्राम O2, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम आर्गन, 1 ग्राम मैग्नीशियम। ये आपको पढ़ाया गया है मूल कॉन्सेप्ट में कि जिसका मोल ज़्यादा उसका नंबर ज़्यादा, जिसका मोल ज़्यादा उसका नंबर ज़्यादा। अच्छा, मोल के लिए आपको पढ़ाया गया है गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से। तो सबका 1 ग्राम है और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है 24। तो इसका मतलब साफ हो गया ना कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कम आवेगा। इसमें सबसे कम वैल्यू इसका आना है और सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ये आनी है। 1/7 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसकी मोल वैल्यू ज़्यादा, जो मोल में ज़्यादा होगा वो नंबर में ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
तो काफ़ी आसान सवाल था ये भी मूल कॉन्सेप्ट का, सबका गिवन वेट सेम रखा था। तो मूल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो मोल ज़्यादा होगा, मोल ज़्यादा होगा तो नंबर ज़्यादा होगा। अगेन 148 पीरियोडिक टेबल क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर बना दिया है क्योंकि अमूमन तौर पे बच्चों को ये पता नहीं होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ अन नील अनियम, ये तो पता है 101 है, लेकिन इसी को मेंडेलियम भी कहते हैं, बिल्कुल सही। 101 जब सुपर हेवी एलिमेंट्स नहीं आया था तो 101 जिसका एटॉमिक नंबर था उसको मेंडेलियम कहते थे, यानी ये स्टेटमेंट सही है, इसमें गलत आपको चुनना था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। चलिए दूसरे पर आते हैं। दूसरे में कह रहा है अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइम का मतलब 103, अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, ट्राइम का मतलब 3। यहाँ अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, अन का मतलब 1। तो 101 मेंडेलियम, 103 लॉरेंसियम, बिल्कुल सही बात है। 103 लॉरेंसियम का नाम है। लॉरेंसियम क्या है आपको पढ़ाया गया है, जो एफ ब्लॉक होते हैं ना, एफ ब्लॉक का सबसे लास्ट एलिमेंट, चूंकि मैंने पढ़ाया था एफ ब्लॉक में जो एक्टेनाइट सीरीज होते हैं 90 से लेकर 103 पर खत्म होते हैं, 103 पर, और यही 103 जो है वो लॉरेंसियम है। लॉरेंसियम अनिल ट्राइटियम, तो ये भी स्टेटमेंट सही था। तीसरे में कह रहा है अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम 106 दिया हुआ क्या है सीबॉर्गियम, बिल्कुल सही बात है। गैलन सीबॉर्ग जो उनको बताया था कि एक्टिनाइट और लेंथेनाइट सीरीज अरेंज करने का या पीरियोडिक टेबल में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है, उनका ही नाम है सीबॉर्ग, उसी के नाम पर 106 एलिमेंट सीबोर्गियम कहलाता है। तो ये भी सही है बेटा, तो 3 सही हैं। तो करेक्ट आंसर जो हुआ, जो रॉन्ग आपसे पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, डी ओनली, सिर्फ डी ही गलत है, सिर्फ डी ही गलत है, डी यानी 4। क्या है भाई, अन अनियम, अच्छा अन अनियम का मतलब 111, 111 रोटेंगियम का नाम है, रोटेंजियम, रॉन्टगेन जो थे जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। यहाँ पे दिया हुआ है डर्मास्टेडियम, ये नहीं, डर्मास्टेडियम नहीं है, 111 जो है रोटेंजियम का नाम है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि जो गलत मैच करना था वो डी था आपका। तो 148 का आंसर डी है। 149 सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कार्ब एमाइल टेस्ट देगा, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्ब एमाइल टेस्ट। प्राइमरी अमीन देता है बेटा, पहले ऑप्शन में तुमको साफ साफ दिख रहा है टर्सरी अमीन नहीं देगा, दूसरे में दिख रहा है तुमको सेकेंडरी अमीन नहीं देखेगा। अमीन को देखने का क्या तरीका है, नाइट्रोजन के चारों तरफ देखो कितने कार्बन है, पहले में देखो 3 कार्बन है, टर्सरी नहीं देगा, दूसरे में देखो 2 कार्बन है, नहीं देगा, तीसरा एनेलीन 1 ही कार्बन है। सो द करेक्ट आंसर इज कार्ब एमाइल टेस्ट कौन दे देगा, NH2, 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 एनेलीन। करेक्ट आंसर इज एनेलीन। चौथा में क्या बोल रहा है, फिर से सेकेंडरी अमीन नहीं देगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। पेपर क्रोमेटोग्राफी हमेशा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है। तो 150 का ऑप्शन 4 हो गया। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताना मोटिव है। आप की डिमांड यही थी कि आंसर बता दिया जाए, बाकी जब बच्चे आएंगे वापस अपने अपने सेंटर से तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। खैर 151 थोड़ा मैं बताता भी चल रहा हूँ। 151 क्या बोला जा रहा है, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज इन अ सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस एंड 8 ग्राम आर्गन। If the total pressure of the mixture of gas in cylinder is 27 bar, the partial pressure of nitrogen। बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया। 151 पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमें मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का निकालकर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना। और क्वेश्चन में इत्तेफाक से देखिए तो 27 बार दिया हुआ है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज 27 बार और जो आपका सॉल्यूशन बना है उसमें 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस
एंड 8 ग्राम आर्गन गैस, इसी का मिक्सचर है भाई। तो पहले तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन निकालोगे कैसे? देखो, मोल फ्रैक्शन अगर मुझे नाइट्रोजन का निकालना है तो मुझे मोल निकालना होगा नाइट्रोजन का, मुझे मोल निकालना होगा नाइट्रोजन प्लस आर्गन का। मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है, मोल जिसका निकालना उसका मोल नीचे ऊपर, जिसका टोटल मोल नीचे। तो देखो, मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, गिवन 7 डिवाइड बाई 28, 7/28 प्लस आर्गन का मास 40 दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तब भी हम 40 मानेंगे, याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक का। तो 7 1/4 आ गया, दिस इज अगेन 1/4, दिस इज 1/5। तो 1/4 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/5 कितना आ गया, ये तो 1/4 रहा। 5 4 का एलसीएम 20, 5 + 4 9, 4 पंचे 20, 5/9। तो मोल फ्रैक्शन इज 5/9, 5/9, 9 3 जा 27, 5 × 3 दैट इज 15 बार। So the correct answer is 15 bar, 15 bar, option A. First answer is the correct one. First answer is the correct one. 152 काफी आसान सवाल था जो पूछ दिया था। इसमें कह रहा है 152 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताना है। 71 एटॉमिक नंबर दिया है, 175 एटॉमिक मास दिया है। तो यार जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन का नंबर तो 71 हो गया। अच्छा, बीच में पूछ दिया है न्यूट्रॉन, फिर पूछ दिया है इलेक्ट्रॉन। क्या ये न्यूट्रल एलिमेंट दिख रहा है? तो दोनों 71 71, यानी फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन 71 कहाँ पे है? तो सिर्फ एक ही जगह पर है, वो है ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट आंसर 3। दूसरी बात, न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, मास में से एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन घटा देंगे। तो 175 में से 71 चला गया 104। काफ़ी आसान बच्चे लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था आपसे। 153 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 153। क्या कह रहा है? द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं भी बोलता तो समझ में आ जाता, क्योंकि के की यूनिट हमें दिख रहा है पर सेकंड है। 4.606 इंटू 10⁻³ फर्स्ट पर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, क्या कह रहा है? टाइम बताना है। कोई रिएक्टेंट है जो 2 ग्राम से रिड्यूस्ड होकर 0.2 ग्राम हो गया है। तो आपको पता है फॉर्मूला था इंटीग्रल रेट लॉ का, KT बराबर 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो हमें टाइम निकालना है 2.303। क्या ये K उठकर इधर आ जाएगा? K की वैल्यू दिया हुआ है 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है और फाइनली 0.2 हो गया है। तो जब आप इसको काटते हैं पॉइंट हटाकर, तो ज़रा देखें, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 0 लग गया था तो 10, लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1 बेटा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 2 जा 4 और ये ऊपर जाकर 10⁻+3 हो गया। +3 का मतलब 1000। 1000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 500। सारा यूनिट चूँकि सेकंड में था इसलिए फाइनल टाइम सेकंड में आया, 500 सेकंड, 500 सेकंड। तो बेटा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। ये भी आसान सवाल पूछा है 154 में। कह रहा है MOT का क्वेश्चन है, MOT का क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? C2 एग्जिस्ट करता है बेटा, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड इसमें बनते हैं, डिस्कस किया था हम लोगों ने। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी एग्जिस्ट करता है भाई। इवन नंबर होने के बाद भी इसके अंदर पढ़ाया गया है। टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, बट पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, हीलियम कभी भी डाइमर के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज 3। वैसे भी देख लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 4। कॉन्फ़िगरेशन से देख लो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। एक हीलियम के 2 होते हैं, 2 हीलियम के हैं तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया।
बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया बेटा। लास्ट ऑप्शन था लिथियम, लिथियम के 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, वहां बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 155, ये क्वेश्चन भी आसान था, इसमें तो कैलकुलेशन दिया ही नहीं करने के लिए। कह रहा है सुक्रोज है, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया गया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू दे दिया है आपको 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर गिवन है दैट इज 300 केल्विन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेल्टा जी नॉट बताना है सेम टेम्परेचर पर। सीधा सीधी फॉर्मूला रख दीजिए, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -RT/LN माइनस आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन में होता है, वही यूनिट दिया हुआ है जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर आपका केल्विन में ही है, 300 × ln k की जगह वैल्यू रख दो 2 × 10⁻13। कैलकुलेशन भी नहीं करवाया है, बस यही वैल्यू रखनी है आपको। तो माइनस में पहली बात आएगा, तो दूसरा और तीसरा ही ऑप्शन बचा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बचा है भाई। 300 एक जगह 4 × 10⁻13 है, एक जगह 2, तो करेक्ट आंसर 2 वाला होगा। 2 × 10⁻13 ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 156, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब डिस्कस किया था 2019 या 2018, मेरे ख्याल से 2019 का ही सवाल था, एंट्रोपी पे बेस्ड कि कौन सा एंट्रोपी वहाँ बताया था निगेटिव होता है, सवाल वो था। इसमें सेम क्वेश्चन बोल दिया, 2 क्लोरीन एटम के गैसियस एटम है, ये आपस में कंबाइन करके क्लोरीन गैस बना रहे हैं, ये कोई प्रोसेस हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या है। पहली बात मैंने बताया था ना कि यहाँ पर मोल कम हो गए तो एंट्रोपी तो डिक्रीज हो गई बेटा, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। 2 मोल गैस थे जो कि 1 मोल गैस के हो गए, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो गई, तो एंट्रोपी 0, यही सवाल वहाँ पर था, एंट्रोपी 0 किसका होगा, तो एंट्रोपी 0 इस रिएक्शन का होगा। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर रिएक्शन जो हो रहा है वो एक तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, 2 क्लोरीन थे आपस में जुड़कर एक क्लोरीन गैस बना रहे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेटा। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H की वैल्यू 0, तो दोनों का दोनों 0 होगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन वाला भी रिएक्शन है और साथ में 2 मोल गैस के 1 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है। अगर गैस का नंबर बढ़ता तो रैंडमनेस बढ़ता, तो कुल मिलाकर दोनों डिक्रीज जहां पर होगा वही आंसर सही होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट NiOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट इज 2 × 10⁻⁻15। यानी आप देखें, निकालना हमें किसका है, तो निकेल हाइड्रोक्साइड Na+OH-, ये 2 मोल मिले। तो अब आप बताओ यहां पर अगर मैं देखूं तो ये S ये 2S इस वक्त। अगली बार और सुनो, NaOH का भी तो इस्तेमाल किया गया है, NaOH को जब आप डालोगे तो Na+, साथ में OH-। इस वक्त इसका जो कंसंट्रेशन था वो 0.1 मोलर था, तो ये 0.1 ये 0.1, तो इसका मतलब OH जो है वो कॉमन आयन है। OH अगर कॉमन आयन है तो इसका कुल कंसंट्रेशन कितना निकलेगा, तो 0.1 निकलेगा। तो यहीं से अगर आप इक्विलिब्रियम निकालोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा S × 0.1 + 2S का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा ये बात, कॉमन आयन में हम लोगों ने वैल्यू नेगलेक्ट करना सीखा है, तो अगर आप चाहो तो 0.1 बड़ी वैल्यू है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो 2S की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू आ गया S × 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP, और KSP की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 × 10⁻⁻15। S की वैल्यू निकालनी है, S की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। S की वैल्यू क्या निकालोगे, S इज इक्वल टू, ये पार्ट इधर आ जाएगा
2 इंटू 10 पे पावर -15 डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 इंटू 0.1, यानी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यानी कुल मिलाकर 200 इंटू 10 पे पावर -15, यानी 2 इंटू 10 पे पावर -13। सॉल्युबिलिटी का आंसर ये हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है इक्विलिब्रियम का, बहुत ही आसान सा सवाल पूछ दिया। मैंने ये भी पढ़ाया था आपको जुगाड़ कि भाई जब भी निकाला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के मदद से आयनिक स्टेबिलिटी वगैरह निकालते हैं या प्रोडक्ट निकालते हैं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो निकल गया यहाँ से। अब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग है उसी का कंसंट्रेशन लेना होता है कॉमन आयन में, तो कॉमन आयन में तो आपको जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसका कंसंट्रेशन ले लेना है, वीक का लेना ही लेना है, बाकी इसका एस रखना है, तो इक्वेशन आराम से बन जाएगा। बाकी डिस्कस जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो बताए जाएंगे आपको, या जब आप आएंगे कोचिंग तब आपको फर्दर बता दिया जाएगा। अभी तो आपको इंतज़ार है कि आपने जो मारा है आंसर उसमें से कितने आंसर आपके सही हैं, आप उसको मिला लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब था बेटा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया 158। ये पढ़ाया गया है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कब होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट के मदद में वाटर को कब ब्रेक करते हैं, जब सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। बेटा वही क्वेश्चन था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है प्लेटिनम रॉड के मदद से, एनोड पर क्या आया है, ऑक्सीजन गैस, एनोड पर एनायनिक चीजें आती हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए तो है ही नहीं। कैथोड पे बोलता तो हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है बेटा जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बहुत आसान सवाल पूछ दिया था, ठीक है क्या, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है यानी हीमोग्लोबिन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ जाए तो मोर स्टेबल हो जाता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कमजोर पड़ जाता है, कार्बन मोनो वाला, तभी तो डेथ होनी शुरू हो जाती है, सफोकेशन होता है। ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है बेटा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यही स्टेटमेंट गलत था, फिर भी मैं आगे पढ़ लेता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में कह रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस बाई ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, बिल्कुल सही बात है। इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूसेज ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, सही बात है। ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देगा, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से बनता है, और साथ में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये सब स्टेटमेंट सही था, पहला ही आंसर इसका इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 160, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेड कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए 160 क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, फैराडे के बारे में पूछ रहा है। तो फैराडे कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रिक करंट को या फिर 1 मोल चार्ज को, जो 9651। इसके अलावा सुनिए, मोल इंटू एन फैक्टर होता है बेटा, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर भी फैराडे होता है। ये बात याद रखिएगा, मोल इंटू एन फैक्टर, इसी को फैराडे कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रिक चार्ज को हो या फैराडे को हो, मोल इंटू एन फैक्टर। या फिर आपको ये भी पढ़ाया गया है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर, मोल बराबर Q/NF बनाया था, तो यही चीज़ थी बेटा, Q/F। इसी को हम लोग कह दें अगर फैराडे तो N इंटू मोल, N मतलब मोल, N फैक्टर, N फैक्टर इंटू मोल। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि अगर आपसे फैराडे बोला जा रहा है, कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट, तो आप मोल निकालिए। इस बार ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट होता कितना है, 40। तो गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट मोल आ गया। N फैक्टर कैल्शियम भाई सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, +2 चार्ज, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40/40 यानी 1, 40/40 1। काट दो, या तो इससे इसको काट के फिर से इसको काट दो, 1 मोल आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म pent2ene 161। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 2 ब्रोमो है और इससे रिएक्शन करवाया गया है। जाहिर सी बात है यही अल्फ़ा बीटा है या 1 2 है, 1 2 या अल्फ़ा बीटा। यहाँ से हाइड्रोजन निकाला गया, यहाँ से ये, तो HBr निकाल कर पेंटीन बना दिया गया या पेंटूइन बना दिया गया।
पेंट टू इन बना दिया गया। ठीक है भाई, तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो है, पहला बोल रहा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। दूसरा फॉलो ज़ेट्ज़फ रूल, ये एक्चुअली सेट्ज़फ पढ़ा जाता है, हम लोग अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इसको सेट्ज़फ अल्कीन पढ़ते थे, इसी को लिखा हुआ है यहाँ ज़ेटफ रूल, ये भी सही है। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब निकालना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन, सही बात है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, बिल्कुल सही बात। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है डी में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर का निकलना, वाटर के लिए OH होना चाहिए था, तो H तो है, OH नहीं है बल्कि हेलोजन ग्रुप है, तो इसका मतलब ABC सही होगा, ऑप्शन थर्ड, तीसरा ऑप्शन सही है ABC। ये बीटा एलिमिनेशन भी है, सेट्ज़फ रूल को भी फॉलो करता है और साथ में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी है। 162 162वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ दिया, रिडॉक्स रिएक्शन से कह रहा है मीथेन है, 4 मोल क्लोरीन गैस है, इसका रिएक्शन कराया गया है CCl4 + HCl 4 मोल, ठीक है। बोल रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बताना है, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर का आपको चेंज बताना है। तो भाई कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखो तो -4 है, यहाँ पर कार्बन का देखोगे तो -4 और यहाँ पे कार्बन का देखोगे तो +4, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है, यानी कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, दे देगा, या कार्बन जो है वो खींच लेगा, और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है। तो कुल मिलाकर सही जवाब क्या हो गया, तो सही जवाब हो गया है आपका -4 से +4, ऑप्शन ए, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। 163 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन वुड्स रिएक्शन से नहीं बनता है। 163 वुड्स रिएक्शन से क्या नहीं बनता है, पहला नॉर्मल हेप्टेन, सही बात तो यही है बेटा, नॉर्मल हेप्टेन ही नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर अल्केन है, ऑड नंबर अल्केन, ऑड नंबर अल्केन, जबकि इवन नंबर ऑफ अल्केन बना करते हैं वुड्स रिएक्शन से, इवन नंबर। अगला आते हैं ब्यूटेन, इवन नंबर है बेटा, हेक्सेन इवन नंबर है बेटा, डाई मिथाइल ब्यूटेन इवन नंबर में है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज आंसर 1, ये नहीं बनेगा। आगे चलिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो इन्वर्ट शुगर बनता है बेटा, इन्वर्ट शुगर इसीलिए है कि जब उसका आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं सुक्रोज का तो वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोज, ये सुक्रोज, ये दोनों जब मिलता है तो कहलाता था 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये डेक्स्ट्रो होता था, ये लीवो होता था, ओवरऑल सुक्रोज जो बनता था वो हम लोग देख चुके हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल में थे। तो करेक्ट आंसर इज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, सही जवाब तो ये है। दूसरे में फ्रक्टोज फ्रक्टोज नहीं होगा, तीसरे में ग्लूकोज बीटा हो गया है, अल्फा फ्रक्टोज हो गया नहीं होगा, चौथे में अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, तो ये सब होगा नहीं, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, ग्लूकोज अल्फा है और बीटा फ्रक्टोज है। और 1,2 करके होता है एडिशन, इनका इन्वर्ट शुगर भी कहलाता है क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज लीवो है, और सुक्रोज जो था आपका वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, यानी सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। जैसे ही वाटर डालते हैं जो सॉल्यूशन आपका बनता है मिक्सचर, उसमें लीवो रोटेटरी ज़्यादा स्पेसिफिक एंगल वाला होता है, इसलिए ओवरऑल जो मिक्सचर आवेगा वो लीवो आवेगा। खैर बहरहाल आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोल रहा है, इसमें से बताना है आपको कौन सा इनकरेक्ट है। पहला 165 का पढ़ रहा हूँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आर ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, सही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 - मतलब क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर नॉट सेम, यही गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि क्रोमेट में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम का +6, दोनों जगह +6, तो यहाँ बोल रहा है नॉट सेम, ये तो हो ही नहीं सकता, सेम है बेटा। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वैसे सही जवाब ऑप्शन 2 हो चुका है,
क्रोमियम D4 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैन फेरस D6। ये भी हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज का जो पढ़ा था हम लोगों ने, लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, उसमें पढ़ाया था मैंने। Cr ऊपर होगा, Fe नीचे होगा, तो ऊपर है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और Fe जो है वो नीचे है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये स्टेटमेंट सही था बेटा। चौथा, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटेलिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो था इनकरेक्ट वाला वो ऑप्शन 2 ही हो गया। HCl is passed through solution calcium chloride, magnesium chloride and NaCl. Which of the following compound is crystallized? इसमें भी बच्चे कंफ्यूज थे। 166 आप बात समझे, NaCl सिर्फ होगा। करेक्ट आंसर जो है वो सिर्फ NaCl है। करेक्ट आंसर इज NaCl। कौन सा ऑप्शन पे है? फोर्थ ऑप्शन। ये पढ़ाया गया है आपको, याद कीजिए। एस ब्लॉक एलिमेंट NaCl, MgCl और कैल्शियम क्लोराइड बताया गया है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम एमॉर्फस सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते बेटा, एमॉर्फस सॉलिड। ये है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जब NaCl से पास कराते हैं HCl को, तो NaCl ही क्रिस्टलाइट सॉलिड बनाता है। तो करेक्ट आंसर 4 हो गया, ओनली NaCl। आगे आइए, करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते, उसके साथ और भी चीज़ें आती हैं, इसलिए इसको 100% मैं करेक्ट नहीं मानता हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 16 फ्लोरेंस भी इसको कहते हैं, फ्लोरीन भी कहते हैं, कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना था इस क्वेश्चन को। देखिए बी में क्या कह रहा है, जो फ्लोरेंस है आपका, इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, कह रहा है इस कार्बन 60 में 12 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग 12 है, और 20 5 मेंबर रिंग है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये डाटा दिया था, लेकिन इसमें क्या हो गया है, जो सही डाटा है वो सुनिए क्या है। सही डाटा ये है बेटा कि जो 6 मेंबर रिंग है वो 20 होंगे, और जो 5 मेंबर रिंग है वो 5 होंगे, सॉरी 6 होंगे, गलत लिख दिया। 6 5 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग जो होंगे वो आपके 12 होंगे। यार गलत लिखा गया, उल्टा करना है बस आपको। हाँ 12 5 60, ठीक है, समझिए बात को। 6 मेंबर रिंग 20 होंगे और 12 होंगे आपके 5 मेंबर रिंग। यहां उल्टा करके दिया है, घुमा कर कंफ्यूज करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको सही मारा था, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन में 12 6 मेंबर रिंग 25 मेंबर रिंग, ये गलत है। 20 6 मेंबर रिंग है और 12 5 मेंबर रिंग है। फ्लोरेंस का ये एग्जाम्पल था, तो ये तो बेटा गलत हो गया, शुरू के दोनों गलत हो गए। सी और डी बचे हैं। GSM-5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट, बिल्कुल सही है। अल्कोहल से गैसोलीन बनाते हैं, जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। GSM-5 इज अ जियोलाइट। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज कलरलेस एंड ओडरलेस, ये भी सही है। तो सी और डी जो भी ऑप्शन पे है वो सही है। ऑप्शन नंबर 2 C and D ओनली, ये सही था बेटा। 168 क्या कह रहा है? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड टू चेंज इन। कुछ बच्चों का कहना है सर इसका हीट ऑफ रिएक्शन एग्जाम्पल होगा, लेकिन सही जवाब है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा हमेशा, जैसे ही कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब बढ़ेंगे ना, तो वो आपस में इफेक्टिव कोलिजन करना शुरू कर देंगे, और उसी की वजह से रिएक्शन में चेंजेस आएगा। वो कंक्लूजन है हीट ऑफ रिएक्शन इज अ कंक्लूजन, बट द मतलब जो करेक्ट आंसर है या नियरेस्ट आंसर है क्लोज वाला, वो कह रहा है किसकी वजह से चेंजेस आता है, तो कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर इज 2। कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 169 Cr2+। क्रोमियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा D4 का मतलब हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो लगभग जो वैल्यू आवेगी वो 5 के आसपास आएगी। अनपेयर्ड में 1 जोड़ दो, या बाकायदा अगर पूरा निकालना चाहते हो तो आपको क्या बताया था, इस n में 2 जोड़ देना, तो 4 और 2 6, 6 चौके 24 √24, यानी लगभग 5 के आसपास। ऑप्शन देखते हैं। 5.92 ये तो होगा नहीं, 5 से ज़्यादा है।
दूसरा 2 पॉइंट, ये भी नहीं, 3 पॉइंट नहीं, करेक्ट आंसर इज 4.90। ये लगभग 5 के आसपास है, 5 से थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा कम का मतलब 4.9, तो ये तो सही हो गया। 170 पर आते हैं। देखो मैचिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत ही आसान पूछे हैं, क्योंकि अगर आपको एक भी मैचिंग पता है तो वहां से आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 170 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो इसको हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखो बाइकार्बोनेट पर आया था हार्डनेस ऑफ वाटर में, हार्डनेस ऑफ वाटर दूसरा ही ऑप्शन दिया हुआ बेटा, कार्बोनेट का मतलब हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर। चल दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे आ जा, सिंथेसिस गैस, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। तो ए का थर्ड 3 जगह है, फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्पोररी ऑफ हार्डनेस, अभी पढ़ाया, हार्डनेस बाइकार्बोनेट। तो इसका मतलब दूसरे का फर्स्ट, पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वैसे अभी आगे और पढ़ लेते हैं। तीसरा है बोरेन या डाइबोरेन, B2H6, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, यानी थर्ड का सेकंड सही जा रहे हैं। और H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नॉन पोलर, बिल्कुल सही बात, नॉन पोलर। तो डी का 4 हो गया, करेक्ट आंसर थर्ड है इसका। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ भी बताया गया था। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डालिएगा, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, निगेटिव डिविएशन का एग्जाम्पल है बेटा। दूसरा क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, आइडियल गैस है बेटा, कोई डिविएशन नहीं, आइडियल है। इथेनॉल एसीटोन, सही जवाब तो यही है, इथेनॉल और एसीटोन। बेंजीन टॉलिन, ये फिर से आइडियल का एग्जाम्पल हो गया, करेक्ट आंसर थर्ड था इसमें। कह रहा है एनीसोल 172, एनीसोल, तो आपको बस जानना था कि एनीसोल क्या होता है। ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये ऑक्सीजन और ये CH3 इथर होता है एनीसोल। इसका रिएक्शन करवाया गया है HI के साथ। वही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके इस H+ को लेगा, एसिड है H+ देगा, I- होगा। तो पहले स्टेप पर ही समझ में आ गया कि पहला प्रोडक्ट तो फेनॉल बनना था बेटा, क्योंकि O पे प्लस चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो यहाँ तो OH हो गया, और यहाँ पर जो प्लस आया इस पर आकर जुड़ जाएगा I, तो प्रोडक्ट तो यही बना। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन, फेनॉल साथ में CH3I यानी आयोडोमीथेन। चलिए 173, यूरिया reacts with water to form A, which will decompose to form B when passed through cuprous, D blue color solution, C is formed. What is the formula of C of the following? यहाँ तो आपको कलर देकर काफ़ी आसान कर दिया, इसका तो कॉम्प्लेक्स हो गया D। चौथा आंसर सही है, फोर्थ आंसर। फिर भी आप देखिए 173 क्वेश्चन में कहा है यूरिया NH2CONH2, यूरिया का जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसी अमोनिया में डिकम्पोज करने के बाद इसी अमोनिया में क्यूपरस डाला गया है, तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो डीप ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का, जो बाद में टर्न होके पर्पल भी बन जाता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको।
ब्लू टर्न इनटू पर्पल। लेकिन फिलहाल चलिए जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से करेक्ट आंसर तो 4 ही हो गया। 174, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का दिया हुआ है KF वैल्यू 5.12, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ मोलरिटी 0.078 मोलर नॉन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना भाई। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला IKFM। अब देखो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। आगे सुनिए, इसका KF की वैल्यू दिया हुआ है तो 1 × 5.12, मोलरिटी है 0.078। अब देखो राउंड ऑफ करने को कह रहा है तो आप क्या करो, सुनो, आप इसको 10/2 समझो, 5 है ना, इसको 5 पॉइंट कुछ है, मैं 10/2 समझता हूँ, 10/2 और 10 करेंगे तो ये पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा, यानी 0.78/2, यानी लगभग इसको 80 बोल दो तो 80/2 40, 0.4। समझ में आया कैलकुलेशन में राउंड ऑफ करके कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10/2 कह देता हूँ। जैसे ही 10 करूँगा ये डेसिमल मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 0.78 यानी पॉइंट हटाकर सोचो तो 78 दिख रहा है। 78 को मैं 80 मान लेता हूँ, 80 का आधा 40, आगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 40 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 0.4 इज द आंसर। 0.4 के चलो यहाँ 40 ही बाकायदा लिखा है, 0 भी लिखा है, इतना केल्विन, सही बात है, 0.40 केल्विन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है ऑक्सीजन के बीच का लिंकेज कौन सा होगा। 175 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 H2S2O8 डाई सल्फ्यूरिक एसिड, यही है, पढ़ाया गया था, मार्शल एसिड वगैरह इसमें पढ़ाया गया है। 2 सल्फर होंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, 4 ऑक्सीजन, दोनों सल्फर के पास 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक इधर लगा एक इधर लगा, यहाँ डबल यहाँ डबल यहाँ डबल यहाँ डबल, इनको जोड़ देंगे। यही सवाल पूछ रहा है तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही जवाब हो गया। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दे, इसमें बीच में एक ऑक्सीजन कम कर दो, ये हो जाएगा H2S2O7 का। चलो दूसरे का हम बना रहे हैं, ये हो गया H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन के बीच का लिंकेज नहीं है। सल्फ्यूरिक में सवाल ही नहीं उठा। सल्फ्यूरस का अगर बनाना चाहो तो ऐसे ही बनाओगे H2SO3, और सल्फ्यूरिक का बनाना चाहोगे तब भी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस 1 2 3, 2 हाइड्रोजन लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, सल्फ्यूरिक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका तो हम लोगों ने देख ही रखा था, बीच में एक ऑक्सीजन लगा दिया था। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि पहला ही आंसर सही है, जहां ऑक्सीजन के बीच में पर ऑक्सी लिंकेज है। बाकी पर ऑक्सी लिंकेज के नंबर लगाने का जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक से भी बना सकते थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर। करेक्ट बताना है स्टेटमेंट 176। अच्छा, इसमें भी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हुए थे, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट निकेल बाय वैन आर्कल मेथड। याद रखिए, वैन आर्कल मेथड में निकेल नहीं होता, निकेल जहाँ रिएक्शन कराते थे बेटा उसको मॉन्ड प्रोसेस कहते थे। मॉन्ड प्रोसेस याद करो, मॉन्ड रिडक्शन कराते थे निकेल के लिए। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो वैन आर्कल दिया है गलत दिया है, वहाँ टाइटेनियम होता था। पिग आयरन कैन बी मोल्टेड इनटू वेराइटी ऑफ शेप, यही सही जवाब है। वैसे अगर मुझसे सही पूछा जाए तो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन का आप शेप बदल सकते हैं, लेकिन चलिए पिग आयरन कैन बी मोल्टेड इनटू वेराइटी ऑफ शेप, मैं इसको सही जवाब मान रहा हूँ। तीसरे में बोल रहा है रॉट आयरन इज इम्प्योर। याद रखो, रॉट आयरन जो है वो सबसे प्योरेस्ट आयरन का फॉर्म है, तो इम्प्योर तो होगा ही नहीं। ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, नहीं, ब्लिस्टर जो होता है वो ब्लैक कलर का अपीयरेंस होता है, वो क्लाउडिंग हो जाती है। याद रखना, कॉपर पे ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है बेटा।
तो सही बात जो है वो पिग आयरन कैन बी मोल्टेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। 177 नेचुरल पॉलीमर बोल रहा है आइसोप्रीन, बचपन से पढ़ते आए हैं। देखो आइसोप्रीन किस ऑप्शन में है भाई, तीसरे ऑप्शन में, सिस 14 पॉली आइसोप्रीन, यही होता है, दिस इज आइसोप्रीन। यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ब्यूटाडाइन है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं आइसोप्रीन के। 178 क्या बोल रहा है, एलिमेंट हैज़ BCC, अच्छा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, यानी कॉर्नर पे होगा और बॉडी पे होगा। इसका एज दिया हुआ है इस क्यूब का 288 पिकोमीटर। आगे क्या बोल रहा है, एटॉमिक रेडियस बताना है। एकदम आसान सा रिलेशन था, आपको मालूम है 4r बराबर √3a होता है, तो रेडियस पूछा है तो r बराबर √3/a, a की जगह पे रख दो 288 पिकोमीटर। एक्चुअली आपसे सॉल्व भी नहीं करवाया है, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सॉल्यूशन नहीं करवाया है, सिर्फ वैल्यू रखवा दिया है आपसे। तो आप देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, √3/4 × 288 pm। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज 179। अल्कीन का ओजोनोलिसिस कराना है और करा के आपको बनाना है मिथेनल। कोई अल्कीन है और देखेंगे हम 4 ऑप्शन, इसका ओजोनोलिसिस कराना है, जाहिर सी बात है रिडक्टिव ही होगा, और आपको बनाना है मिथेनल। मैं इस तरह से बना रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनल। मिथेनल का मतलब क्या हो गया, मिथेनल का मतलब हो गया इस अल्कीन में ज़रूर डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, ज़रूर डबल बॉन्ड कार्बन और 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे। तो ये वाला पार्ट जहाँ आपको दिख जाए, ये वाला पार्ट, वही आंसर होगा। सिखाया था डबल बॉन्ड को हटा दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन हो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इसी डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे, यही ओजोनोलिसिस होता है। तो पहले ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साइक्लोहेक्सेन। दूसरे में मुझे डबल बॉन्ड रिंग के अंदर दिख रहा है, नहीं होगा। तीसरे में CH के बाद दिख रहा है, नहीं होगा। और चौथे में भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर पहला ही हो गया। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। इनमें से डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है। देखिए नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 ऑप्शन में दिया है, नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे में कह रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाँ ठीक है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, सही बात है, सही बात है। द करेक्ट आंसर इज डाइपोल मोमेंट जीरो। BF3 का पढ़ाया था मैंने स्ट्रक्चर, नेट डाइपोल मोमेंट, फ्लोरीन पॉइंट खींचेगा, इन दोनों का नेट बनेगा, इधर ये कट जाएगा। वैसे भी लोन पेयर नहीं है और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, लोन पेयर नहीं है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है बेटा। आप स्ट्रक्चर बनाकर देख लो, डाइपोल मोमेंट नेट जीरो आ रहा है, यहाँ भी ऊपर नीचे कट गया। ये सब सिखाया गया है डाइपोल मोमेंट। दूसरा ट्रिक बताया है, क्या बताया है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होने चाहिए। यहाँ दोनों के दोनों सराउंडिंग एटम है, ऑक्सीजन है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। NF3 में तो बेटा डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर होता है, और लोन पेयर और फ्लोरीन का डायरेक्शन अलग अलग होता है। इस पर सवाल आता था NH3 के साथ कंपेयर वाला, तो NH3 का ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे सारे डायरेक्शन सेम होते थे, लोन पेयर वाले को सपोर्ट करते थे। तो खैर ये सब तो हो गया आसानी से। तो करेक्ट आंसर इसका 2 है, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो आज पूछे गए सवाल हैं आपके नीट के, उसके केमिस्ट्री का 45 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया, यानी एक तरह से आंसर की कि किस सवाल के क्या सही जवाब हैं।
तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालिसिस करूं तो केमिस्ट्री का पोर्शन तो मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा, मीडियम भी नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस नहीं आए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी रिएक्शंस काफ़ी आसान आए हैं, बल्कि बहुत सारी लाइन तो एनसीईआरटी बुक की डिट्टो आ गई है उठकर। तो बहुत ही आसान सा पेपर था, 45 के 45 क्वेश्चंस आसान है, इजी कैटेगरी में है और ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, बल्कि इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो वो हैं जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था 2019 और 2018 में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लेक्चर में। खैर बहरहाल ज़्यादा फास्ट चले हैं आज, चूँकि आज हमारा मोटिव जो था एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन का नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आंसर प्रोवाइड करने का था। जब आप आएंगे लौट कर, चूँकि बहुत सारे बच्चे अभी अलग अलग सेंटर पर हैं और वो होपफुली कल या परसों तक वापस आएंगे, तो जब आप कोचिंग आएंगे या फ़ोन पर या व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको चाहिए होगा फर्दर पूरा एक्सप्लेनेशन तो आप बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। बहरहाल बाकी पोर्शन के टीचर भी आपको आंसर बताएंगे और डिस्कस करेंगे, बट होपफुल कि अपने स्टूडेंट का बड़ा अच्छा गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था क्वेश्चंस तकरीबन वहीं से आए हैं, तो होपफुली कि आपका एग्ज़ाम बड़ा अच्छा गया होगा। थैंक यू वेरी मच।